एडजी पर आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर फॉर सीबीएसई क्लासेस 6 to 12। आज गौरव और स्वाति आपके साथ क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी को कामली रिवाइज करेंगे। नोटबुक हो तो पास रखिए, लेकिन आप बस सुनकर भी सीख सकते हैं। हम गोल्स, रिसर्च स्टेप्स, डेटा, मेथड्स, लिमिटेशंस और एथिक्स को क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स के साथ समझेंगे। बिल्कुल। एक एग्जाम मोमेंट इमेजिन करो। क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड और कोरिलेशनल रिसर्च में डिफरेंस बताइए। और दिमाग कहता है दोनों में वेरिएबल्स हैं, तो डिफरेंस क्या है? आज हम ऐसे कंफ्यूजन को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। हर बड़े कंसेप्ट के बाद तुम खुद आंसर रिकॉल करोगे, ताकि सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी हो। पहले हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के 5 गोल समझेंगे, फिर साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स और साइकोलॉजिकल डेटा की नेचर पर आएंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और केस स्टडी को कंपेयर करेंगे। आखिर में डेटा एनालिसिस, लिमिटेशंस और एथिकल इश्यूज आएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस, डिफरेंसेस और मेथड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात शुरू में फिक्स कर लो, साइकोलॉजी में कोई सिंगल मेथड हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। अगर बिहेवियर को नेचुरल सेटिंग में डिस्क्राइब करना है, ऑब्जर्वेशन यूजफुल हो सकती है। कॉज एंड इफेक्ट देखना है, एक्सपेरिमेंट मदद करता है, रिलेशनशिप देखनी है, कॉरिलेशन काम आता है। इसलिए मेथड हमेशा रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से चुना जाता है। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का पहला गोल है डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब बिहेवियर या फिनोमिनन को जितना एक्यूरेटली हो सके डिस्क्राइब करना। केवल ये कहना कि कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है वेग है। रिसर्च और स्टडी हैबिट्स को रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, असाइनमेंट समय पर सबमिट करना, शेड्यूल बनाना और डेली रिवीजन जैसे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स में डिस्क्राइब कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में रिसर्चर बिहेवियर को लेबल करके छोड़ नहीं देता, बल्कि उसके अलग एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है। एक सेकेंड सोचो, अगर क्वेश्चन हो डिस्क्रिप्शन गोल का पर्पस क्या है, आंसर होगा बिहेवियर को एक्यूरेटली समझना और उसे दूसरे बिहेवियर से डिस्टिंग्विश करना। यह कीवर्ड लिखना मत भूलना, क्योंकि एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आगे प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन की बेस बनती है। दूसरा गोल है प्रिडिक्शन। जब बिहेवियर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर लिया जाता है, तब उसके दूसरे बिहेवियर्स, इवेंट्स या फिनोमेना के साथ रिलेशनशिप को समझकर फोरकास्ट किया जा सकता है। प्रेडिक्शन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है। यह बताता है कि कुछ कंडीशंस में बिहेवियर होने की संभावना है, एक मार्जिन ऑफ एरर के भीतर। चैप्टर में स्टडी टाइम और एकेडमिक अचीवमेंट का एग्जाम्पल है। अगर रिसर्च में पॉजिटिव रिलेशनशिप मिले, तो ज्यादा स्टडी टाइम वाले स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स पाने की संभावना प्रेडिक्ट की जा सकती है। लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं कि हर स्टूडेंट का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होगा। प्रेडिक्शन एक्यूरेसी ऑब्जर्व्ड पर्संस की संख्या बढ़ने पर इम्प्रूव हो सकती है। तीसरा गोल है एक्सप्लेनेशन। यहाँ रिसर्चर पूछता है बिहेवियर क्यों होता है और कौन से कॉजल फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स उसे प्रभावित करते हैं। केवल ये जानना कि स्टूडेंट्स अटेंटिव हैं डिस्क्रिप्शन है। ये जानना कि कौन सी कंडीशंस अटेंटिवनेस बढ़ाती या घटाती हैं एक्सप्लेनेशन की दिशा में जाना है। अब एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन का छोटा चेक। अगर हम कहते हैं कि ज्यादा स्टडी टाइम के साथ अचीवमेंट भी बढ़ती है, तो यह रिलेशनशिप प्रेडिक्शन में यूजफुल है। लेकिन अगर हम पूछें कि अचीवमेंट बढ़ने के पीछे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, तो हम एक्सप्लेनेशन खोज रहे हैं। दोनों रिलेटेड हैं पर सेम नहीं है। चौथा गोल है कंट्रोल। जब रिसर्चर बिहेवियर के कारणों को एक्सप्लेन कर पाता है, तब एंटीसीडेंट कंडीशंस में चेंज करके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। कंट्रोल का अर्थ बिहेवियर को मेक हैपन करना, रिड्यूस करना या एनहांस करना हो सकता है। स्टडी आवर्स को सेम रखना, घटाना या बढ़ाना इसका सिंपल इलस्ट्रेशन है। या कंट्रोल को डोमिनेशन की तरह मत समझना। साइकोलॉजी में कंट्रोल का मतलब एंटीसीडेंट कंडीशंस में प्लान चेंज लाकर बिहेवियर में एक्सपेक्टेड चेंज देखना है। चैप्टर थेरेपी से भी एग्जाम्पल देता है, जहां साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। एग्जाम आंसर में कंट्रोल की 3 बातें लिखना: हैपन, रिड्यूस, एनहांस। पांचवा और फाइनल गोल है एप्लीकेशन। साइकोलॉजिकल रिसर्च का उद्देश्य लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाना है। रिसर्च अलग अलग सेटिंग्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है।
चैप्टर योगा और मेडिटेशन के एप्लीकेशंस का उल्लेख करता है जो स्ट्रेस रिड्यूस करने और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो 5 गोल्स को एक फ्लो की तरह देखो। पहले बिहेवियर का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, फिर प्रिडिक्शन, फिर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के आधार पर कंट्रोल और नॉलेज का एप्लीकेशन। 1 सेकंड पॉज करके बोलो, डिस्क्रिप्शन के बिना प्रिडिक्शन क्यों वीक हो सकती है? क्योंकि जब बिहेवियर क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है, तब उसकी फ्यूचर अकरेंस को रिलायबली फोरकास्ट करना डिफिकल्ट होगा। अब मिनी रिकैप। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल और एप्लीकेशन के लिए की जाती है। इन्हें आंसर में सीक्वेंस के साथ लिखना यूजफुल है, लेकिन इनके मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करने हैं। सिर्फ 5 वर्ड्स लिखने से मार्क्स पूरा नहीं मिलेंगे। हर गोल के साथ एक क्लियर सेंटेंस या रेलेवेंट एग्जाम्पल जोड़ो। अब क्वेश्चन उठता है कि साइकोलॉजी साइंटिफिक कैसे बनती है? साइंटिफिक मेथड किसी फेनोमेनन को ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक और टेस्टेबल मैनर में स्टडी करता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि 2 या अधिक रिसर्चर्स इंडिपेंडेंटली सेम इवेंट स्टडी करें, तो उनके कंक्लूजन्स काफी हद तक सिमिलर होने चाहिए। यह पर्सनल गेस से अलग अप्रोच है। साइंटिफिक रिसर्च सिस्टमैटिक भी होती है। चैप्टर में 4 ब्रॉड स्टेप्स दिए गए हैं। प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुलाइज करना, डेटा कलेक्ट करना, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना और रिसर्च कंक्लूजन्स तथा थियर को रिवाइज करना। इन स्टेप्स को रिजिड आइसोलेटेड बॉक्सेस की तरह नहीं, बल्कि कंटिन्यूस रिसर्च प्रोसेस की तरह समझो। रिसर्च नए डेटा के आधार पर आगे बढ़ती रहती है। पहला स्टेप कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम है। रिसर्चर पहले टॉपिक चुनता है, फिर फोकस नैरो करता है और स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन बनाता है। ये पास्ट रिसर्च के रिव्यू, ऑब्जर्वेशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर हो सकता है। स्टडी हैबिट्स को ब्रॉडली देखने के बजाय रिसर्चर डिसाइड कर सकता है कि क्लास में हैबिट्स देखनी है या होम में। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद टेंटेटिव आंसर बनाया जाता है, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस ऐसा स्टेटमेंट है जिसे रिसर्च में टेस्ट किया जा सकता है। चैप्टर का एग्जाम्पल है कि टेलीविजन पर वायलेंस देखने का ज्यादा समय चिल्ड्रन में एग्रेशन के हायर लेवल से रिलेटेड हो सकता है। रिसर्चर डेटा से देखेगा कि स्टेटमेंट सपोर्टेड है या नहीं। एक कॉमन मिस्टेक सुनो। हाइपोथेसिस को फाइनल ट्रूथ मत लिखना। हाइपोथेसिस टेंटेटिव आंसर है जिसे प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। अगर फाइंडिंग्स सपोर्ट न करें तो रिसर्चर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिवाइज थ्योरी बनाकर उसे नए डेटा से टेस्ट कर सकता है। यही रिसर्च को कंटिन्यूअस बनाता है। दूसरा स्टेप है कलेक्टिंग डेटा। इसके लिए रिसर्च डिजाइन बनाया जाता है, यानी पूरे स्टडी का ब्लूप्रिंट। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे और प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा, ये डिसाइड किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, टीचर्स, पेशेंट्स या किसी रेलेवेंट ग्रुप से हो सकते हैं। टूल्स भी रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से चुने जाते हैं, जैसे इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल या क्वेश्चनर। एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल होगा या ग्रुप में यह भी प्लान किया जाता है। एग्जाम में रिसर्च डिजाइन पूछे तो पार्टिसिपेंट्स, मेथड, टूल्स और प्रोसीजर के 4 पॉइंट्स जरूर मेंशन करना। ये कीवर्ड्स आंसर को प्रिसाइज बनाते हैं। तीसरा स्टेप है ड्राइंग कंक्लूजन्स। कलेक्टेड डेटा को स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की मदद से एनालाइज किया जाता है। पाई चार्ट, बार डायग्राम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जैसे टूल्स डेटा को समझने में हेल्प कर सकते हैं। एनालिसिस का पर्पस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना और एविडेंस के आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। चौथा स्टेप रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स है। अगर डेटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस या थ्योरी स्ट्रेंथन होती है। अगर सपोर्ट नहीं करता तो रिसर्चर उसे रिवाइज करता है या ऑल्टरनेटिव बनाता है। यहाँ फेलियर का अर्थ रिसर्च खत्म होना नहीं है। न्यू कंक्लूजन फ्यूचर रिसर्च के लिए यूजफुल क्वेश्चन बना सकता है। अब स्टेप्स को एक एग्जाम्पल से जोड़ो। टॉपिक सिलेक्ट हुआ, स्पेसिफिक क्वेश्चन बना, हाइपोथेसिस तैयार हुई, फिर पार्टिसिपेंट्स और टूल्स डिसाइड करके डेटा कलेक्ट हुआ, डेटा का एनालिसिस करके कंक्लूजन निकला और फिर थ्योरी रिवाइज हुई। एग्जाम में इन स्टेप्स को सही ऑर्डर में लिखना इंपॉर्टेंट है। पहले कॉन्सेप्चुलाइजिंग, फिर कलेक्शन, फिर कंक्लूजन, फिर रिविजन।
अब साइकोलॉजिकल रिसर्च के दो ब्रॉड व्यू पॉइंट समझते हैं। साइंटिफिक अप्रोच मानती है कि ह्यूमन बिहेवियर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हो सकता है और उसे ऑब्जर्व, मेजर तथा कंट्रोल किया जा सकता है। इस अप्रोच में ओवर्ट बिहेवियर यानी जो बिहेवियर डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर हो सके पर काफी फोकस रहा। दूसरा व्यू पॉइंट इंटरप्रेटिव अप्रोच है। ये एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन के बजाय अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा एम्फेसिस देता है। इसका मानना है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल होती हैं, इसलिए व्यक्ति इवेंट्स और एक्शंस को अपने कॉन्टेक्स्ट और पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर मीनिंग देता है। हर एक्सपीरियंस को केवल नंबर्स में कैप्चर करना पॉसिबल या डिजायरेबल नहीं होता। मान लो कोई व्यक्ति प्रोलॉन्ग इलनेस या किसी नेचुरल डिजास्टर के बाद सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहा है। उसका एक्सपीरियंस समझने के लिए केवल ऑब्जेक्टिव स्कोर काफी नहीं होगा। उसकी पर्सनल स्टोरी, कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी समझनी होगी। इंटरप्रेटिव अप्रोच बिहेवियर के पीछे मीनिंग एक्सप्लोर करती है, बिना तुरंत उसे आर्टिफिशियल सेटिंग में डिस्टर्ब किए। एक यूजफुल डिस्टिंक्शन लिख लो। साइंटिफिक ट्रेडिशन पूछ सकती है कौन से फैक्टर्स बिहेवियर को कॉज करते हैं और उसे मेजर कैसे करें। इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन पूछ सकती है व्यक्ति इस एक्सपीरियंस को किस मीनिंग के साथ जी रहा है। दोनों बिहेवियर और एक्सपीरियंस को स्टडी करती हैं, लेकिन उनका एम्फेसिस अलग है। यह कंपेयर क्वेश्चन में सीधे काम आएगा। अब डेटा की नेचर पर आते हैं। साइकोलॉजिकल डेटा इंडिविजुअल्स के ओवर्ट या कोवर्ट बिहेवियर, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। डेटा रियलिटी का एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होता। ये रियलिटी को कुछ हद तक अप्रोक्सीमेट करता है और आइडियाज या नोशंस को वेरीफाई या फॉल्सिफाई करने का अपॉर्चुनिटी देता है। डेटा कॉन्टेक्स्ट से इंडिपेंडेंट नहीं होता। हम अकेले, ग्रुप में, घर पर और स्कूल में अलग तरह बिहेव कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड, रिस्पोंडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के समय का कॉन्टेक्स्ट डेटा की नेचर और क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए डेटा को देखकर तुरंत कंक्लूजन ही निकालना चाहिए। रिसर्चर को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग समझना होता है। चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स याद रखो। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली इनकम जैसी पर्सनल डिटेल्स आती हैं। फिजिकल इंफॉर्मेशन में हाउसिंग, लोकेलिटी, इकोलॉजिकल कंडीशंस और अवेलेबल फैसिलिटीज शामिल हो सकती हैं। फिजियोलॉजिकल डेटा में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्लीप ड्यूरेशन या रिएक्शन टाइम जैसे मेजर्स आते हैं। साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज, क्रिएटिविटी, इमोशंस, मोटिवेशन, डिसऑर्डर्स, थॉट प्रोसेसेस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हो सकती है। डेटा कैटेगरीज रैंक्स, स्कोर्स, वर्बल रिपोर्ट्स, डायरीज, फील्ड नोट्स, फोटोग्राफ्स या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स के रूप में भी मिल सकता है। फॉर्म देखकर मेथड और एनालिसिस अप्रोच डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। एक क्विक चेक, अगर रिसर्चर क्वेश्चनर से एटीट्यूड स्कोर कलेक्ट करता है तो डेटा क्वांटिटेटिव हो सकता है। अगर पार्टिसिपेंट अपनी लाइफ एक्सपीरियंस की डिटेल्ड स्टोरी बताता है तो डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में हो सकता है। लेकिन दोनों को अलग दुनिया मत समझना। फिनोमिनन को पूरी तरह समझने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड बिहेवियर डिस्क्राइब करने का पावरफुल टूल है। डेली लाइफ में हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर डेलिबरेटली डिसाइड करता है कि कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। इसके 3 कोर स्टेप्स हैं: सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग और एनालिसिस। केवल देख लेना ऑब्जर्वेशन मेथड की पूरी प्रोसेस नहीं है। सिलेक्शन का अर्थ है पर्टिकुलर बिहेवियर चुनना। रिकॉर्डिंग में टैलीज, डिटेल्ड नोट्स, सिंबल्स, फोटोग्राफ्स या वीडियो का यूज हो सकता है। फिर रिसर्चर रिकॉर्डेड मटेरियल का एनालिसिस करता है। गुड ऑब्जर्वर को पता होना चाहिए कि किसे, कब, कहाँ और किस फॉर्म में ऑब्जर्व करना है और कलेक्टेड मटेरियल का एनालिसिस कैसे करना है। ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक या कंट्रोल्ड हो सकती है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन रियल लाइफ सेटिंग में होती है, जैसे स्कूल, होम, हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर, और ऑब्जर्वर सिचुएशन को मैनिपुलेट नहीं करता। कंट्रोल्ड लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में कुछ रिलेवेंट फैक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं ताकि स्टडी का फोकस क्लियर हो सके। दूसरा डिस्टिंक्शन पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का है।
नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता है और ग्रुप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर ग्रुप का पार्ट बन जाता है और रैपो एस्टैब्लिश करता है, लेकिन ऑब्जर्वर की प्रेजेंस दोनों सिचुएशंस में बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसलिए रिसर्चर को केयरफुल रहना होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड का स्ट्रेंथ है कि बिहेवियर को नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में जैसा वह करता है स्टडी किया जा सकता है। इसकी लिमिटेशंस भी याद रखो। यह लेबर इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है और ऑब्जर्वर बायस का रिस्क रहता है। रिसर्चर की वैल्यूज और बिलीफ्स इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। कॉमन मिस्टेक ये है कि ऑब्जर्वर बिहेवियर रिकॉर्ड करते समय ही उसका इंटरप्रिटेशन लिख दे। चैप्टर का इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि बिहेवियर को पहले जैसा हैपन हो रहा है वैसा रिकॉर्ड करो और इंटरप्रिटेशन बाद में करो। 1 सेकंड सोचो, इससे बायस कैसे कम हो सकता है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन और पर्सनल मीनिंग को अलग रखने की कोशिश होती है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट कंट्रोल सेटिंग में दो वेरिएबल्स या इवेंट्स के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। रिसर्चर एक फैक्टर को मैनिपुलेट या चेंज करता है और दूसरे फैक्टर पर उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करता है, जबकि रेलेवेंट कंडीशंस को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। वेरिएबल वह स्टिमुलस या इवेंट है जो वेरी करता है, अलग वैल्यूज लेता है और मेजर किया जा सकता है। पेन खुद वेरिएबल नहीं है, लेकिन उसके डिफरेंट शेप्स, साइजेस और कलर्स वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसी तरह रूम वेरिएबल नहीं, लेकिन रूम का साइज वेरिएबल हो सकता है। एट्रीब्यूट्स में वेरिएशन होना की आइडिया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसे रिसर्चर मैनिपुलेट या ऑल्टर करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वह फिनोमिनन या बिहेवियर है जिस पर इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। सिंपल एग्जाम फ्रेम याद रखो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज बीइंग चेंज्ड, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट बीइंग मेजर्ड। लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को भी कंट्रोल करना जरूरी है। चैप्टर के स्मोक एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पर्सन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, क्योंकि रूम्स में लोगों की प्रेजेंस अलग की गई। स्मोक रिपोर्ट करने की फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वेरिएबल थी, क्योंकि रिसर्चर देख रहा था कि रिपोर्टिंग बिहेवियर में क्या चेंज आता है। अब तुम बताओ, अगर स्टडी टाइम मैनिपुलेट हो और अचीवमेंट स्कोर मेजर हो, तो वेरिएबल्स क्या होंगे? सही आंसर है स्टडी टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अचीवमेंट स्कोर डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन मिलता है। कंट्रोल ग्रुप कंपैरिजन के लिए होता है और उसे मैनिपुलेटेड वेरिएबल के अलावा बाकी कंडीशंस में सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे ऑब्जर्व्ड इफेक्ट को मैनिपुलेशन से कनेक्ट करना आसान होता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वे रिलेवेंट फैक्टर्स हैं जिनमें रिसर्चर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वे डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनमें ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स जैसे एंजाइटी या इंटेलिजेंस, सिचुएशनल वेरिएबल्स जैसे नॉइज या टेम्परेचर और सीक्वेंशियल वेरिएबल्स जैसे फटीग या प्रैक्टिस इफेक्ट शामिल हैं। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो कंक्लूजन अनक्लियर हो सकता है। कंट्रोल टेक्निक्स में एलिमिनेशन, होल्डिंग कांस्टेंट, मैचिंग, काउंटर बैलेंसिंग और रैंडम असाइनमेंट शामिल है। नॉइज को साउंड प्रूफ रूम से एलिमिनेट किया जा सकता है। रिलेवेंट बैकग्राउंड फैक्टर्स को ग्रुप्स में मैच किया जा सकता है। अलग टास्क ऑर्डर्स देकर सीक्वेंस इफेक्ट कम किया जा सकता है। रैंडम असाइनमेंट हर पार्टिसिपेंट को किसी ग्रुप में जाने का इक्वल चांस देता है। एक्सपेरिमेंट की स्ट्रेंथ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कंपैरेटिवली कन्विंसिंग एविडेंस है, लेकिन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशंस भी हैं। आर्टिफिशियल सेटिंग में मिले रिजल्ट्स रियल वर्ल्ड में जनरलाइज ना हो, यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी लो हो सकती है। कुछ कंडीशंस एथिकली क्रिएट नहीं की जा सकती और सभी रिलेवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट नेचुरल सेटिंग में किया जाता है, इसलिए जनरलाइजेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिसर्चर का कंट्रोल कम होता है और स्टडी टाइम कंज्यूमिंग तथा एक्सपेंसिव हो सकती है। क्वाजी एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं करता, वह नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स के आधार पर सेलेक्ट होता है। यह उन सिचुएशंस में यूजफुल है जिन्हें लैबोरेटरी में क्रिएट करना पॉसिबल नहीं। एक्सपेरिमेंट सेक्शन का फाइनल चेक। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ज्यादा, लेकिन नेचुरलनेस कम हो सकती है।
फील्ड एक्सपेरिमेंट में नेचुरल सेटिंग ज्यादा लेकिन कंट्रोल कम हो सकता है। क्वाजी एक्सपेरिमेंट में नेचुरली अकरिंग कंडीशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह स्टडी किया जाता है। इन तीनों को कंपेयर करते समय सेटिंग, मैनिपुलेशन और कंट्रोल के 3 हेडिंग्स यूज करो। अब कोरिलेशनल रिसर्च, इसका पर्पस दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप या एसोसिएशन पता करना है बिना किसी वेरिएबल को मैनिपुलेट किए। स्टडी टाइम और एकेडमिक अचीवमेंट का रिलेशन देखना इसका एग्जाम्पल है। कोरिलेशन प्रिडिक्शन में यूजफुल है, लेकिन कोरिलेशन अपने आप कॉज इफेक्ट प्रूव नहीं करता। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत कॉमनली टेस्टेड है। कोरिलेशन कोफिशिएंट रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। इसका वैल्यू पॉजिटिव 1.0 से 0 होकर नेगेटिव 1.0 तक जा सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज करते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन में एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। जीरो कोरिलेशन का मतलब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं मिला है। अगर स्टडी टाइम और अचीवमेंट का कोरिलेशन प्लस 0.85 मिले तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन इंडिकेट होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल स्टडी टाइम ही अचीवमेंट कॉज करता है। कोरिलेशन रिसर्चर को रिलेशनशिप और प्रेडिक्शन में हेल्प करता है, जबकि मैनिपुलेशन और कंट्रोल कॉज इफेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट की पहचान है। सर्वे रिसर्च ओपिनियंस, एटीट्यूड्स और सोशल फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। लिटरेसी रेट, इनकम लेवल, किसी इश्यू पर एटीट्यूड या पब्लिक ओपिनियन जैसे क्वेश्चंस सर्वे से स्टडी किए जा सकते हैं। सर्वे में पर्सनल इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स, टेलीफोन सर्वेज और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस जैसे टेक्निक्स यूज हो सकते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछता है और रिस्पोंडेंट आंसर्स देता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस और सीक्वेंस पहले से फिक्स्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में वर्डिंग, सीक्वेंस और फॉलोअप क्वेश्चंस में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू के क्लोज एंडेड रिस्पॉन्सेज स्पेसिफाइड हो सकते हैं, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज अलाउ करता है। इंटरव्यू की स्ट्रेंथ है फ्लेक्सिबिलिटी और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। इंटरव्यूअर क्वेश्चन रिपीट या पैराफ्रेज कर सकता है और वेग आंसर पर प्रोब कर सकता है। ये चिल्ड्रन और नॉन लिटरेट पर्सन्स के साथ भी यूजफुल हो सकता है। लिमिटेशन यह है कि एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन लेने में काफी टाइम लग सकता है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। क्वेश्चनेयर प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस का सेल्फ रिपोर्ट मेथड है। रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस पढ़कर आंसर्स मार्क या राइट करता है। इंटरव्यूअर को वर्बली आंसर नहीं देता। क्वेश्चंस ओपन एंडेड या क्लोज्ड एंडेड हो सकते हैं। यस और नो, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस और रेटिंग स्केल्स क्लोज्ड एंडेड फॉर्मेट्स के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चनर कॉमन, वर्सेटाइल और लो कॉस्ट मेथड। इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर का डिफरेंस बोलकर देखो। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर और रेस्पोंडेंट के बीच इंटरैक्शन होता है, क्लैरिफिकेशन और प्रोबिंग पॉसिबल है। क्वेश्चनेयर में रेस्पोंडेंट खुद प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस का आंसर देता है, इसलिए लार्ज ग्रुप से इंफॉर्मेशन जल्दी और कम कॉस्ट में मिल सकती है। लेकिन मेल्ड क्वेश्चनेयर में पुअर रिस्पॉन्स और सर्वे में इनएक्यूरेट आंसर्स की लिमिटेशन हो सकती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस असेस करने के लिए यूज होती है। टेस्ट्स इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, वैल्यूज और एजुकेशनल अचीवमेंट जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जो किसी मेंटल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक पर व्यक्ति की स्टैंडिंग को दूसरों की तुलना में असेस करता है। ऑब्जेक्टिविटी के लिए आइटम्स का वर्डिंग क्लियर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस पहले से स्पेसिफाइड होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशंस और स्कोरिंग प्रोसीजर डिफाइंड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी बताती है। वैलिडिटी पूछती है क्या टेस्ट वही मेजर कर रहा है जो वह क्लेम करता है। नॉर्म्स ग्रुप के एवरेज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं। रिलायबिलिटी के दो फॉर्म्स चैप्टर में एक्सप्लेन है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में सेम टेस्ट को सेम पर्सन्स पर अलग ओकेजन्स में एडमिनिस्टर करके स्कोर्स की कंसिस्टेंसी देखी जाती है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इंटरनल कंसिस्टेंसी बताती है। टेस्ट आइटम्स को ऑड और इवन हाफ्स में बांटकर दोनों स्कोर्स के बीच कॉरेलेशन देखा जा सकता है। टेस्ट्स
वर्बल, नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टाइप्स हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट्स होते हैं। डिफिकल्टी और टाइमिंग के आधार पर स्पीड और पावर टेस्ट समझे जाते हैं। स्पीड टेस्ट में टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, जबकि पावर टेस्ट में सफिशिएंट टाइम दिया जाता है और आइटम्स जनरली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में रखे जाते हैं। केस स्टडी में किसी पर्टिकुलर केस का इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। केस इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफिक इवेंट लगता है। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे मल्टीपल मेथड से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। केस स्टडी फीलिंग्स, फियर्स, होप्स, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और अपब्रिंगिंग जैसे कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट समझने में वैल्यूबल है। केस स्टडी की स्ट्रेंथ, रिचनेस और डेप्थ है, लेकिन सिंगल केस से जनरलाइज करते समय कॉशन चाहिए। वैलिडिटी चैलेंज हो सकती है, इसलिए मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज और जहां पॉसिबल हो मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स यूजफुल होते हैं। अगर अलग मेथड से सेम रिजल्ट मिले तो रिसर्चर अपने कंक्लूजन पर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है। डेटा एनालिसिस के दो ब्रॉड अप्रोचेस हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा स्कोर्स और स्केल्स में होते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स, कंपैरिजन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज किए जा सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन जैसे मेथड्स डेटा को मीनिंग देने में हेल्प कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा पार्टिसिपेंट्स के ओन वर्ड्स, फील्ड नोट्स, डायरीज, फोटोग्राफ्स, इनफॉर्मल टॉक्स या रिकॉर्डेड इंटरव्यूज में हो सकता है। नैरेटिव एनालिसिस पर्सनल स्टोरी और उसके मीनिंग को समझने में हेल्प करती है। कंटेंट एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव मटेरियल से थीमेटिक कैटेगरीज बनाने की कोशिश करती है। ऐसे डेटा को हमेशा स्कोर्स में कन्वर्ट करना सूटेबल नहीं होता। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की लिमिटेशंस में ट्रू जीरो पॉइंट का एब्सेंस इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मेजरमेंट में जीरो पॉइंट मीनिंगफुल हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में जीरो इंटेलिजेंस जैसा एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। इसलिए साइकोलॉजिकल स्कोर्स रिलेटिव नेचर के होते हैं। रैंक्स में भी फर्स्ट और सेकंड के बीच डिफरेंस सेकंड और थर्ड के डिफरेंस के बराबर होना जरूरी नहीं। दूसरी लिमिटेशन साइकोलॉजिकल टूल्स की रिलेटिव नेचर है। अर्बन स्टूडेंट्स के लिए बना टेस्ट ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में इक्वली सूटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि आइटम्स की फेमिलियरिटी अलग हो सकती है। इसी तरह किसी दूसरे कंट्री में बना टेस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिना मॉडिफिकेशन के यूज नहीं करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्टेशन जरूरी हो सकती है। तीसरी लिमिटेशन क्वालिटेटिव डेटा की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों मीनिंग मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इंटरप्रिटेशंस अलग हो सकते हैं। बायस कम करने के लिए मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर सकते हैं और अग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स को भी मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना हेल्पफुल हो सकता है। अब एथिक्स। साइकोलॉजिकल रिसर्च ह्यूमन से रिलेटेड है, इसलिए प्राइवेसी, चॉइस, प्रोटेक्शन और जस्टिस रिस्पेक्ट करना जरूरी है। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन में व्यक्ति को पार्टिसिपेट या नॉट पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम होती है, और स्टडी शुरू होने के बाद बिना पेनल्टी विड्रॉ करने की भी फ्रीडम होनी चाहिए। कोर्शन या एक्सेसिव इंड्यूसमेंट अवॉइड करना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का अर्थ है कि पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में क्या होगा इसकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करने से पहले दी जाए, तब वे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। अगर डिसेप्शन, अनप्लेजेंट स्टिमुलाई या प्राइवेट इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो तो ये प्रिंसिपल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कंसेंट केवल सिग्नेचर नहीं, समझकर लिया गया डिसीजन है। डीब्रीफिंग स्टडी कंप्लीट होने के बाद पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च की नेसेसरी इंफॉर्मेशन देकर उनकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करना है। खासकर डिसेप्शन यूज हुआ हो तो रिसर्चर को एंजाइटी या एडवर्स इफेक्ट्स रिड्यूस करने चाहिए। पार्टिसिपेंट्स को स्टडी से उसी फिजिकल और मेंटल स्टेट में लीव करना चाहिए जिसमें वे आए थे। ये पॉइंट मिस मत करना। रिसर्चर्स को रिजल्ट्स पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर भी करने चाहिए। पार्टिसिपेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनके बिहेवियर पर हुई स्टडी का आउटकम उन्हें बताया जाए। इससे मॉरल ड्यूटी पूरी होती है और पार्टिसिपेंट्स रिजल्ट्स पर अपने व्यूज देकर नए इंसाइट्स भी दे सकते हैं। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी जरूरी है। इंफॉर्मेशन रिसर्च पर्पस के अलावा किसी इंटरेस्टेड पार्टी को शेयर नहीं करनी चाहिए। एथिक्स का क्विक रिकॉल करो। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डीब्रीफिंग, शेयरिंग रिजल्ट्स और कॉन्फिडेंशियलिटी।
कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करने के लिए आइडेंटिटीज रिकॉर्ड न करना बेस्ट हो सकता है। अगर आइडेंटिटी रखना ज़रूरी हो तो कोड नंबर्स यूज़ किए जाते हैं और आइडेंटिफिकेशन लिस्ट अलग रखी जाती है। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद लिस्ट डिस्ट्रॉय करनी चाहिए। अब फाइनल रिकैप शुरू करते हैं। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की गोल्स हैं डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल और एप्लीकेशन। साइंटिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक और टेस्टेबल होती हैं। इसके स्टेप्स हैं प्रॉब्लम कंसेप्चुलाइज करना, डेटा कलेक्ट करना, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना और कंक्लूजन्स या थ्योरी रिवाइज करना। ये दो फ्रेमवर्क्स चैप्टर की बैकबोन है। मेथड्स को क्वेश्चन से मैच करो। ऑब्जर्वेशन बिहेवियर डिस्क्राइब करती है। एक्सपेरिमेंट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप टेस्ट करता है। कोरिलेशन एसोसिएशन और प्रिडिक्शन के लिए है। बिना मैनिपुलेशन के सर्वे एटीट्यूड्स, ओपिनियंस और सोशल फैक्ट्स कलेक्ट करती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस असेस करते हैं। केस स्टडी किसी यूनिक केस की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देती है। एनालिसिस में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लिमिटेशंस में ट्रू जीरो पॉइंट का एब्सेंस, टूल्स की कॉन्टेक्चुअल रिलेटिविटी और क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन की सब्जेक्टिविटी आती है। कॉमन मिस्टेक फिर से कोरिलेशन को कॉज इफेक्ट मत लिखना और सिंगल केस स्टडी से ब्रॉड जनरलाइजेशन मत करना। आंसर में स्ट्रेंथ के साथ लिमिटेशन भी लिखो। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज। बिना नोट्स देखे 3 आंसर्स बोलो। पहला, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में डिफरेंस क्या है। दूसरा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन कैसे अलग है। तीसरा, इन्फॉर्म कंसेंट और डीब्रीफिंग में डिफरेंस क्या है। अगर किसी आंसर में अटकते हो तो एट जी में उसी एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर सकते हो। आज के रिवीजन को मजबूत करने के लिए नोटबुक में एक कंपैरिजन मैप बना। मेथड, पर्पस, मेजर स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। फिर चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस में से कम 2 आंसर्स लिखो, खासकर मेथड सिलेक्शन या एथिकल गाइडलाइंस वाला। याद रखो, साइकोलॉजी में गुड रिसर्च केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती, वह रिस्पॉन्सिबल और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी होती है। तो कॉमन मिस्टेक से बचना, कीवर्ड्स को मीनिंग के साथ लिखना और हर आंसर में रीजनिंग दिखाना। तुम चाहो तो इस चैप्टर पर एट जी में एक्टिव रिकॉल चैलेंज बनाकर खुद को टेस्ट कर सकते हो या किसी फ्रेंड को मेथड समझाकर अपनी मास्टरी चेक कर सकते हो। गौरव और स्वाति की तरफ से वार्म शुभकामनाएं। अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे।